और दिल्ली वालों में आपके सेंटर पे आ रहा हूं। तारीख है 24 तारीख को मैं आपको मिलने आ रहा हूं दिल्ली में। तब मुझसे झगड़ा कर लेना जो करना है। हो गया ये? अब मुझे आगे पढ़ाने तो मेरे को कुछ हो रहा है अभी। ऐसा लग रहा है 10 मिनट से मैं चुप बैठा हूं। अब मैं समझ पा रहा हूं बाकी टीचर्स अपने क्लास में प्रैक्टिस मैनुअल क्वेश्चन बैंक क्यों नहीं कर पाते। उनका सारा टाइम इसमें जाता है, बच्चा लिखता है। मतलब वो जो अपन 3 घंटे में पढ़ते हो 6 घंटे में पढ़ाते होंगे। हाँ। अब इसके बाद का सब आप डाउनलोड कर लेंगे क्या? बहुत टाइम जा रहा है इसमें। जैसा आप बोलो। क्योंकि क्या हो रहा है ये? 10 मिनट से मैंने कुछ एक शब्द पढ़ा ही नहीं आपको। मैं सिर्फ इंतजार कर रहा हूं आपका कब हो जाएगा। और जो वर्चुअल में वो लोग मोबाइल फोन से भी इसको क्लिक कर लो, वैसे भी आ ही जाएगा। और उसका अच्छा डेटा में। और एक काम करो ना, आपका वर्चुअल में व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ और मुझे भी उस ग्रुप में ऐड कर लो। और मैं आपको और एक नंबर देता हूं, उसको भी ऐड कर लो, तो मेरा एम्प्लॉय भी आपको सारे इमेजेस डाल देगा उसमें। तो व्हाई डोंट यू क्रिएट अ व्हाट्सएप ग्रुप ऑफ योर क्लास? उसमें मैं सारे इमेजेस को डाल देता हूं और एक अच्छे तरीके से आपको मिल जाएगा सारी चीजें एक जगह पे। चलो बस करें अभी। मुझे पढ़ाने की बहुत इच्छा हो रही है। ऐसा लग रहा है मैं खाली बेरोजगार बैठा हूं। इसको संभालो बेटा। ड्रिंक्स ब्रेक। बस करो। क्या पढ़ा आपने मालूम है? आज आपने उसके पहले क्या पढ़ा? अब क्या पढ़ाऊंगा मैं? ये 7 स्टेप्स है जिसको मैंने बहुत शॉर्ट किया था। मेरी इच्छा थी कि मैं आपसे डिस्कस करूं। मतलब पूरे इमेज को अगर आप देखेंगे तो मैंने इस इमेज को इंटीग्रेट किया 7 स्टेप्स में। नंबर 1, सजेशन एंड ऑब्जेक्शन फ्रॉम व्हाट रजिस्ट्रार। OL7 से ऑब्जेक्शन लिए, पहला पॉइंट हो गया। नंबर 2, हमने अप्रूवल लिया शेयर होल्डर से, क्रेडिटर से। ये पूरा एकदम शॉर्ट में लिखा मैंने। स्टेप नंबर 3, मैंने फिर अप्रूव्ड स्कीम वापस से सीजी को दी, रजिस्टर को दी, OL को दी। फिर दिस एनी ऑब्जेक्शन, फिर ऑब्जेक्शन लेकर मैंने इसको सीजी को सबमिट किया। और इफ दिस एनी ऑब्जेक्शन सजेशन फ्रॉम सीजी or the act can be order from CG, the scheme process under section 232 of this 2013 act can be order. और स्टेप नंबर 6 क्या लिखा है? इफ देर आर नो ऑब्जेक्शन फ्रॉम सीजी, it shall be deemed to mean that these bodies have what? No objection. If there is a no objection from, एक तो सीजी को ऑब्जेक्शन हो सकता है, और ऑब्जेक्शन हो तो क्या करेंगे? और ट्रिब्यूनल क्या बोलेंगे? अब ट्रिब्यूनल बोलेंगे ना, अब ट्रिब्यूनल बोलेगा नहीं नहीं ये सब लोग को प्रॉब्लम, एक काम करो फिर तुम अब मेरे थ्रू काम करो। मेरे थ्रू काम करो मतलब, क्योंकि मेरे थ्रू जब बोला तो मतलब 232 एप्लीकेबल हो जाएगा। ये स्टेप में आपको बहुत बड़ा खुलासा हो रहा है, क्योंकि आपने जब मैं पढ़ा था तब आपने यही पूछा था अब ट्रिब्यूनल क्या करेगा? ट्रिब्यूनल बोलेगा एक काम करो आप, जैसा 232 में लिखा था ना कि आपको ये सब डिटेल्स देके आना है, बिकॉज जब 232 की बात करते हैं हम लोग तो बहुत डिटेल में डेटा देना पड़ता है। तो ट्रिब्यूनल बोलेगा इनको किसको समझ में नहीं आ रही आपकी स्कीम, अब मुझे अगर समझाना है तो आपको 232 के रास्ते से। 232 में कौन मिल रहा है? ट्रिब्यूनल मिल रहा है। 233 में ट्रिब्यूनल है नहीं, ट्रिब्यूनल एंड में आ रहा है। तो ट्रिब्यूनल बोलेगा मेरे रास्ते से आ जाओ। और 6 में क्या हुआ? अगर ऑब्जेक्शन नहीं तो क्या करेंगे? कोई बात नहीं। 7 में इफ सीजी हैज ऑब्जेक्शन, एप्लीकेशन वुड बी फाइल्ड बिफोर व्हाट? ट्रिब्यूनल। ठीक है, वही लिखा है। 5 और 7 में वैसे कोई फर्क नहीं है। इफ देयर इज एन ऑब्जेक्शन एंड सजेशन फ्रॉम सीजी, वही है। एक बात पूछूं,
दो तरीके से सीजी के पास जाते हैं। अगर इनको ऑब्जेक्शन है और सीजी को ऑब्जेक्शन नहीं तो क्या होगा? तो कोई बात नहीं, लगे उसको अप्रूवल हो जाएगा। इनको ऑब्जेक्शन नहीं है, सीजी को ऑब्जेक्शन है, तो वो भी ट्रिब्यूनल के पास जाएगा। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? और मान लीजिए इनको ऑब्जेक्शन नहीं है और सीजी को भी ऑब्जेक्शन नहीं है, तो ट्रिब्यूनल के पास जाएगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो वो सब लिख के दिए हैं। सारी बातें क्लियर है? बताओ एक बार वापस से। अगर ये 7 नंबर नहीं भी पढ़े तो चलेंगे, 6 में खत्म कर दो। हाँ बोलो वापस से। नंबर 1 एकदम शॉर्ट में बोलो। नंबर 1 क्या हुआ? ऑब्जेक्शन मंगवाए, फिर मीटिंग ले ली, मीटिंग में 90% दोनों का भी कर लिया, फिर वापस से अप्रूव स्कीम सबमिट की। किसको? ओएल को सबमिट की, रजिस्ट्रार को की। फिर उनसे हमने रिप्लाई लिया। अगर उनका ऑब्जेक्शन है और सीजी को भी ऑब्जेक्शन है, ट्रिब्यूनल। उनको ऑब्जेक्शन है, सीजी को नहीं, अप्रूवल। उनको ऑब्जेक्शन नहीं है पर सीजी को ऑब्जेक्शन है, ट्रिब्यूनल। उनको ऑब्जेक्शन नहीं है, सीजी को भी नहीं है, अप्रूवल। नो, दोनों को भी ऑब्जेक्शन नहीं है। हाँ नहीं, कंपनी को देंगे और कंपनी ट्रिब्यूनल को देंगे, फिर ट्रिब्यूनल उसको लगेगा कि ट्रिब्यूनल सब सही है तो फाइनल हो जाएगा। इज इट ओके? अरे बोल दो यार। अरे इधर गया इसके मन हो गया। क्या पढ़ा हमने? 233। इसके बाद का सेक्शन है जो बहुत ही छोटा सा है, 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। इतना बड़ा 2 मिनट में 234 पे आ जाओ। मैंने आपके लिए एक स्कीम लाया, जरा इस सेक्शन का नाम पढ़ो। मर्जर और अमलगमेशन ऑफ सर्टेन कंपनीज। मुझे इसका बैकग्राउंड बोलने की इच्छा हो रही है, मैं बोलूं? सॉरी, सर्टेन कंपनीज नहीं रहे। मर्जर और अमलगमेशन ऑफ व्हाट? कंपनी विद अ फॉरेन कंपनी। मैं बोलने की इच्छा रखता हूं, मैं बोलूं? ये वाला केस देखो क्या लिखा है। आपको मालूम है वोडाफोन इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं है। वोडाफोन इंडिया का नहीं, वोडाफोन के शेयर इंडियन मार्केट में मिलते नहीं। वोडाफोन इंडिया के बाहर का है और आइडिया इंडिया का है। आइडिया तो कुमार मंगलम बिरला का है, एनएससी बीएससी लिस्टेड है। वोडाफोन तो ये यूके की कहीं तो कंपनी है, कहीं और जगह पे। अब ऐसी जगह पे जब मर्जर होता है ना, एक बात बोलू क्या, पहले जमाने में अलाउड ही नहीं था। क्या अलाउड नहीं था मालूम है? जो कंपनी है, ट्रांसफर ही कंपनी कभी फॉरेन कंपनी हो ही नहीं सकती थी। मतलब जो खरीदार, जो बायर था, बायर वो फॉरेनर अलाउड ही नहीं था। मतलब भारत की कंपनी को कोई बाहर वाला बाय करे, ऐसा 1956 वाले एक्ट में अलाउड ही नहीं था। भारत की कंपनी भारत वाला ही खरीद सकता है। अब कहते ग्लोबलाइजेशन का जमाना है, हम चाहते बिजनेस और बढ़े, वैसे ही बाहर वाला आएंगे इंडिया में तो टैक्स तो भरेंगे ही। तो अगर कल चके वोडाफोन अगर आइडिया को एक्वायर भी करेंगे या फिर आइडिया वोडाफोन को एक्वायर करेंगे, ये दोनों भी चीजें अब संभव हो चुकी है। पहले जमाने में सिर्फ एक ही चीज संभव थी, आइडिया वोडाफोन का कोई बात नहीं, वोडाफोन आइडिया को ना। ट्रांसफरी कंपनी वॉज सपोज टू बी इंडियन कंपनी, पर इसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम होने लगी। देश विदेश में होने वाले एक्विजिशन रुक गए। There were so many foreign buyers, they wanted to purchase Indian company but they could not buy. They could not pump their funds in India. अब कोई चाइना की कंपनी, उसको एक इंडिया की कंपनी पसंद आई, नाउ ही वांट्स टू बाय कंपनी ऑफ इंडिया, ही कैन नॉट। क्यों? अलाउड ही नहीं था, अभी अलाउड है। इससे तो सेक्शन 234 आया। टैक्स तो भरेगा ना। मान लो वोडाफोन ने आइडिया ले लिया, लेट हिम नो, करेगा भी इंडिया में बिजनेस, टैक्सेस भर के जाएंगे ना, फोकट थोड़ी नहीं जाएगा। पर ऐसे केस में अलाउ तो कर दिया है, पर आइडिया बोलता, आप देखो ना, एग्जांपल ले रहा हूं मैं। फॉर एग्जांपल वोडाफोन ने आइडिया एक्वायर कर लिया, तो इसको तो वो सारी प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगी जो 230 और 32 की है, पर साथ में और एक बोनस दिया है और एक डोज दिया है कि आरबीआई को पूछ के लो, और वैसा ही करो जैसा आरबीआई ने कहा है। मतलब आमतौर पर हमने आरबीआई से पूछा ही नहीं था। अगर आपने 230 में अगर ऐसा अरेंजमेंट किया है जिसमें प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं है, और 232 में जहां पे प्रॉपर्टी का ट्रांसफर हो रहा है, सुन के लो मेरी बात, तो उसमें आरबीआई का जिक्र कभी आया नहीं था।
नहीं नहीं नहीं, आरबीआई की रूल्स की अभी बात नहीं थी। आरबीआई को सिर्फ हम लोग ऐसा देते थे। इस बार तो क्या है, आरबीआई इज प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आरबीआई के जब तक कहा, आरबीआई इस केस को चेक करेगा, आरबीआई अपने रेगुलेशंस बताएगा, इनका मर्जर वैसे होगा जैसे आरबीआई के रूल्स है। मतलब इसको कंपनीज एक्ट के रूल्स भी फॉलो करना पड़ेंगे और आरबीआई की रूल्स भी फॉलो करना पड़ेंगे। अब आरबीआई बहुत इंटरेस्ट लेगा क्योंकि इंडिया से पैसा बाहर जा रहा है। अब जैसे अभी वोडाफोन पैसे कमाएगा तो इंडिया से बाहर भेजे, इंडिया के बाहर भेजे जाएंगे। मतलब हमारी लक्ष्मी, हमारा फॉरेन करेंसी, इंडिया का पैसा बाहर जाना अच्छी बात नहीं ना। इंडिया का जो फेमा बना है वो किस फॉर्म में कि इंडिया में आने दो, तो हमें कोई प्रॉब्लम। जब इंडिया से बाहर जाता है तो हमें प्रॉब्लम है। अब ये क्या करने जा रहा है ना, वोडाफोन आइडिया को एक्वायर करेगा तो आइडिया मतलब कमाएगा, आइडिया के लोगों का या जो भी पैसा कमाएगा वो इंडिया के बाहर यूके में लेके जाएगा। तो वो बोल रहा है वो जब पैसे लेके जाएगा तो वो पैसे वैसे ही लेके जाना चाहिए और वैसा ही काम होना चाहिए जैसा कौन कह रहा है, आरबीआई कह रहा है। ये सेक्शन खत्म हो रहा है। अब देखना क्या लिखा है, अमालगमेशन हो रहा है। फॉलो रूल्स ऑफ क्या लिखा है, सीजी इन कंसल्टेशन विथ, नहीं समझा? रूल्स किसके, सीजी के, जो किसके कंसल्टेशन में बनाए हुए हैं। मतलब इस स्पेसिफिक केस के लिए कौन रूल्स बनाएगा, आरबीआई। वैल्यूएशन रिपोर्ट भी देखा जाएगा, कहां पे दिया जाएगा, दोनों चीजें। मतलब वो पहले तो आरबीआई के रूल्स फॉलो करेगा और आरबीआई को सबमिट करके, देखो आपने जैसा कहा है हम वैसा ही कर रहे हैं, ऐसा ही अमलगमेशन जैसा आप कह रहे हो, स्कीम भी वैसे ही बना जैसा आप चाहते हो। और फिर आरबीआई ने अप्रूवल दे दिया, नहीं दिया, दोनों के ऊपर। अप्रूवल दिया तो क्या करेंगे, और नहीं दिया तो कैंसिल हो गया, तो ये हो नहीं सकता। और आरबीआई मतलब सारा जिम्मा किसके ऊपर है, ट्रिब्यूनल आएगा बीच में। सुनो, दो सौ 32 लिखा है ना मैंने, 230 में भी ट्रिब्यूनल है, 232 में भी ट्रिब्यूनल है। मतलब अगर ऐसा करना है तो 230 का जो लिखा वो तो करना ही है, और वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर अगर है तो 232 तो करना ही है, पर साथ में आपको ये भी करना है। पर ये सब 230 और 32 तो बात की बात है, पहले आरबीआई से पूछो कि करना अलाउड है कि नहीं, समझा? और आरबीआई ने मना कर दिया तो नो 30 नो 32, कुछ करना ही नहीं, अलाउड ही नहीं, फिर तो खत्म। मतलब ज्यादा फोकस किसको, ट्रिब्यूनल को है कि आरबीआई को है, आरबीआई को। तो आरबीआई बन गया गेटवे। पेमेंट कंसिडरेशन, फिर आरबीआई बोलेगा ऐसे ऐसे पैसे दो इसको, ऐसे ऐसे पैसे दो। कैसे कैसे पैसे दो, आपको समझा नहीं। दो बातें हो सकती है ना इसमें, कौन सी बातें हो सकती है। एक तो उन्होंने इंडिया के कंपनी को बाय किया, या हो सकता है रिलायंस ने वोडाफोन परचेस किया जो इंडिया के बाहर का है। जैसे टाटा ने कोरस एक्वायर किया, ये क्या उल्टा हो गया ना अभी। हाँ तो ये तो पहले भी अलाउड था, आज भी अलाउड है। तो ये सेक्शन कौन से दो चीजों के लिए अलाउड है, टाटा ने कोरस को एक्वायर किया वो भी अलाउड है इसमें, और इसमें वोडाफोन ने आइडिया को एक्वायर किया वो भी अलाउड है। मतलब दोनों भी अलाउड है, दोनों भी केस आए तो 234। जाहिर सी बात, जब फॉरेन आएगा तो मतलब आरबीआई बीच में आ गया। दोनों में से, चाहे ट्रांसफर हो चाहे ट्रांसफर ही, दोनों में से कोई भी एक। अरे कुछ तो बोला, फॉरेन कंपनी है तो समझ जाना। पर फॉरेन कंपनी का डेफिनेशन क्या है, वो डेफिनेशन इसको एप्लीकेबल नहीं है। फॉरेन कंपनी का मतलब है इसका अपना खुद का फॉरेन कंपनी डेफिनेशन है, एनी कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। आपने फॉरेन कंपनी का डेफिनेशन में कहा था कि उसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में होना जरूरी है। आप बोलते हैं इसका प्लेस ऑफ बिजनेस रहा भी तो चलेगा, नहीं भी रहा तो चलेगा। जो भी कंपनी इंडिया के बाहर रजिस्टर्ड है, अब मान लो कोरस जो था उसका इंडिया में तो कोई बिजनेस भी नहीं था, इधर बिजनेस है या नहीं है। अरे रहेगा तो भी क्या प्रॉब्लम है, पर नहीं भी रहा तो भी फॉरेन कंपनी है। मतलब तुम उसको ही फॉरेन कंपनी मत बोलो कि जिसका बिजनेस इंडिया में है। एनी कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, ये वाइडर हो गया ना फिर तो। क्या बोल रहे हैं, बोलो। तो क्या आ गया, हाँ तो क्या बोलना है।
हाँ, तो उस केस में चैप्टर नंबर 22 लगे वो अलग बात है ना, पर अभी तो हमारा जो क्वेश्चन चालू है इनको अमलगमेट करना अगर है तो तुम ऐसे ही मत बोलना कि इसका तो प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में नहीं, फिर ये इसको लिए ये सेक्शन 234 एप्लीकेबल नहीं, ऐसा मत बोलना। चाहे उनका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में हो या ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल वोडाफोन का आइडिया को एक्वायर करने से पहले, एग्जांपल बोल रहा हूं, एग्जांपल पहले बिजनेस कहां था, सिर्फ यूके में था, इंडिया में था ही नहीं, और वो आइडिया को ले रही है, तो फिर भी उसको फॉरेन कंपनी मानेंगे और उसको 234 लगेगा। समझ में आ रहा है? तो ये थोड़ा सा वाइडर हो गया। अब बताओ, एक सवाल है, टाटा ने कोरस को एक्वायर किया तो कोरस को पैसा देना पड़ेगा, तो टाटा कोरस को कैसे पैसे देगा ये भी आरबीआई बोलेगा। कैश देगा क्या, डिपॉजिट रिसीट देगा, पार्टली इन कैश, पार्टली, ये सारी बातें इतना ही बोलना है कि जो भी बोलेगा आरबीआई बोलेगा। फिर बाद में 230 फॉलो करो, 232 फॉलो करो, डिपेंड ऑन द केस। मर्ज हो गया। ट्रांसफरी कंपनी शैल एंश्योर, अब यहां पे ट्रांसफरी कंपनी कौन है? वोडाफोन है। वैसे एक्चुअली ये एक्विजिशन वाला केस नहीं है, रियल लाइफ में केस क्या है, ये तो मैं ऐसे बोल रहा है, ये तो मर्जर है। मैं जो अपने एग्जाम्पल में बोल रहा हूं, मैं ऐसा बता रहा हूं कि वोडाफोन ने आइडिया को ले, पर वास्तविक जीवन में ऐसा हुआ ही नहीं है, दोनों अमलगमेशन हुआ है। ट्रांसफरी कंपनी शैल एंश्योर वैल्यूएशन इज कंडक्टेड बाय वैल्यूअर्स ऑफ रिकॉग्नाइज्ड प्रोफेशनल बॉडी एंड एज पर द इंटरनेशनली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल ऑन अकाउंटिंग एंड वैल्यूएशन। मतलब कि यहां पे जो ट्रांसफरी कंपनी, कौन सी ट्रांसफरी? वोडाफोन। क्या इंश्योर करना चाहिए कि जो भी वैल्यूएशन किया है, किसका वैल्यूएशन? ये आइडिया का, वो ऐसा वैल्यूएशन है जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से हुआ है। फॉर एग्जांपल टाटा ने कोरस को लिया, तो कोरस का वैल्यूएशन कैसा होना चाहिए? इंटरनेशनली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से होना चाहिए। ऐसा क्यों बोला मालूम क्या है? क्योंकि आरबीआई क्या बोलेंगे ना, तुम कितना भी, ऐसा नहीं होना चाहिए कि उस कंपनी के, आपको पता है क्या गलत हो सकता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करेंगे तो कोरस की वैल्यू निकलती है 1000 करोड़ एग्जाम्पल, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं फॉलो करे ऐसा तो उसकी वैल्यू निकलती है 1800 करोड़। अभी तुम क्या करेंगे, ऐसा कुछ भी करके 1800 करोड़ इंडिया से बाहर भेज देंगे। इसका मतलब इंडिया की लक्ष्मी तो खराब हो गई ना, 800 करोड़। अरे तुम फेमस जब पढ़ोगे ना तुम्हें समझ में आएगा इंडिया से 1 रुपए बाहर जाना बहुत मुश्किल है, ज्यादा अलाउड नहीं है। तो आरबीआई का क्या है? अच्छा, आरबीआई क्यों इतना इस मैटर में इन्वॉल्व है मालूम है? आरबीआई को एंश्योर करना है, पहली बात तो आरबीआई ने पहले साफ कर दिया था ये अलाउड ही मत करो, इसलिए 1956 में अलाउड ही नहीं था। अब की बार क्या बोला है, चलो ठीक है आरबीआई तो अपने आप को संभाल, पर एक तो आरबीआई बोले फिर मेरा क्या है? तुम्हें ऐसे एक्विजिशन में करोड़ों रुपए, हजारों करोड़ रुपए तुम इंडिया के बाहर भेज दोगे तो अपना फॉरेन करेंसी बचेगा ही नहीं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ठंडा किया, एक काम करो, तुम बताओ ना, मना मत करो, तुम गाइड करो, वैल्यूएशन तुम निकालो। तुम्हें इतना ही डर है ना इंडिया से पैसे बाहर चले, तो तुम बताओ, तुम देख के हाँ बोलना, ऐसा नहीं कि तुम्हारी बातों को इग्नोर करे। 1956 में आरबीआई क्या बोला? ट्रांसफरी कंपनी इंडिया के बाहर का चाहिए नहीं मेरे को, ऐसा रोके। अब क्या बोल रहे हैं? चलता है जो भी करना, पर जो भी करना है आरबीआई से पूछ के करो। हाँ, रीजन कुड बी एनीथिंग, अभी लॉ लिखना लिख दिया। सेक्शन ओवर, नेक्स्ट सेक्शन। क्या पढ़ा हमने अभी? 235 ओवर। नेक्स्ट कौन सा पढ़ू मैं? 235। एक बार बताएंगे कौन से सेक्शन पढ़े अब तक? 230 क्या है? जो भी अरेंजमेंट है विदाउट प्रॉपर्टी। 231 वो जो भी काम किया है वो उसको सुपरवाइज कर सकता है, उसको ऑर्डर दे सकता है। 232 में अरेंजमेंट, जहां पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है, मतलब अमाल्गमेशन होगा, डीमर्जर होगा, एक्विजिशन होगा। 233 में सर्टेन कंपनीज का, सर्टेन कंपनी मतलब कि जो फास्ट ट्रैक वाला है, फास्ट ट्रैक मतलब क्या, जो स्मॉल कंपनी या फिर होली ओन्ड। और 235 आपके सामने आ रहा है, नहीं 234 बाकी है ना। हाँ, 234 क्या था? फॉरेन कंपनी, मतलब ट्रांसफर ही हो चाहे ट्रांसफर कंपनी हो, दोनों में से कोई भी कंपनी क्या हो सकती है? एक कंपनी जो है वो फॉरेन कंपनी हो सकती है। उस केस में आपको 230 232 फॉलो तो करना ही है, साथ साथ में आरबीआई के
गाइडलाइंस भी फॉलो करना है और आरबीआई से अप्रूवल भी जरूरी है, और इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना जरूरी है वैल्यूएशन के लिए। अब ये रहा आपके सामने, बहुत मजा आ रहा है इसे पढ़ाने को मुझे। अभी क्या होता है कभी कभी, इसका नाम पढ़िए, पावर टू एक्वायर शेयर्स ऑफ अ शेयर होल्डर डिसेंटिंग। डिसेंटिंग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मतलब जो लोग साथ नहीं बा रहे फ्रॉम द स्कीम और कॉन्ट्रैक्ट अप्रूव्ड बाय द मेजोरिटी। कभी कभी क्या होता है, सपना होता है मेरा कि मैं तुम्हें अपना होली ओन बना लूं, तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है, पर 100%। मान लो मैं तुम्हें पूरा एक्वायर करना चाहता हूं और तुम्हारे में से सिर्फ 90% लोग हाँ बोल रहे और 10% नहीं बोल रहे। वो 10% लोग जानबूझ के नहीं बोल रहे, वो डिसेंटिंग है, वो बोलते हमको बनना ही नहीं है। आपको अब मेरा सपना कौन सा अधूरा रह गया? मुझे तुम्हारा 100% तुम्हें बनाना है, मुझे तुम्हें 100% अपना बनाने का है, बट आई एम अनेबल टू मेक यू 100% अपना बिकॉज 10% या फॉर एग्जाम्पल 95% लोग हाँ बोल रहे पर 5% नहीं बोल रहे, या 91 बोल रहे 99 नहीं बोल रहे, या 90 बोल रहे 10% नहीं बोल रहे, पर 90% हाँ बोल रहे। ये सेक्शन तभी ट्रिगर होगा जब 100 में से 90% लोगों ने हाँ बोला। तो जो चिल्लर 10% लोगों को क्या बोल रहे लो, तुम इतनी होशियारी क्यों कर रहे? जब 90% लोगों ने हाँ बोला है तो बेवकूफ है, पागल है। अगर उन्होंने हाँ बोला तो तुम में ऐसी क्या मस्ती जो तुम नहीं बोल रहे? तो दोस्तों, जो लोगों ने 10% लोगों ने नहीं बोला है उनको बोला है, इधर आओ। 4 महीने का देखो, यहां पे क्या लिखा है? ट्रांसफरी कंपनी शैल मेक, फॉर एग्जांपल अमिताभ बच्चन की कंपनी है, अमिताभ बच्चन को रेखा जानते हो? रेखा की कंपनी को एक्वायर करना है। ट्रांसफरी कंपनी शैल मेक एन ऑफर टू शेयर होल्डर ऑफ द ट्रांसफर कंपनी, और ये ऑफर 4 महीने के लिए खुला रखा। किसके लिए? रेखा के लोगों कि मेरा बन जाओ। तो अमिताभ ने ऑफर दी कि तुम्हारे जितने भी लोग हैं तुम मेरा बन जाओ। तो 4 महीने के अंदर 90% ऑफ द वैल्यू के लोग रेखा की कंपनी ने हां बोल भी दिया, और किस में आ गए? और अमिताभ ने उनको पैसे भी दे दिए। अब अमिताभ रेखा के अंदर कितना स्टेक है? नॉट लेस देन 90, मतलब 91 92 भी हो सकता है। अब जो मस्ती जिन लोगों को 10% लोगों को अब क्या बोलेंगे? उसके बाद में विद इन 2 मंथ्स, 4 महीने खत्म होने के 2 महीनों के अंदर क्या करेगा अमिताभ? इज्जत से बोल रहा हूं, 2 महीने के अंदर, पर 2 महीने बीत गए तो फिर अमिताभ का चांस खो गया। मान लो हो सकता है 4 महीने के बाद में 2 दिन बाद या 3 दिन बाद, 1 महीने के बाद, 1 महीना 10 दिन के बाद, 1 महीना 25 दिन बाद, पर 2 महीने बाद नहीं। मान लो 30 15 20 दिन के बाद में अमिताभ बोला, जितने बाकी लोगों को नोटिस दिया कि तुम्हें मेरा बनना पड़ेगा, मैं तुम्हें एक्वायर कर रहा हूं। जबरदस्ती धथिंग वाला सेक्शन है, धथिंग। और हमारी इच्छा नहीं है, क्या बोला? मुझे तुम्हें अपना बनाने का है, और तुम्हारी वजह से मेरा सपना जो है वो अधूरा है। रेखा अभी भी मेरी होली 100% नहीं बन पा रही, वो मेरी होली ओन्ड है, पर नहीं बन पा रही सिर्फ तुम्हारे दरिंदों की वजह से। तो अब क्या होगा? 2 महीने के बाद में नोटिस जाएगी, वो क्या लिखा है? विदाउट द कंसेंट ऑफ रिमेनिंग शेयर होल्डर ट्रांसफरिंग कंपनी हैज बॉट एक्वायर्ड शेयर। समझा क्या? कंसेंट नहीं, डायरेक्ट धथिंग एक्वायर्ड। अभी इसने क्या फरमान दे दिया कि मैं तुम्हें एक्वायर कर रहा हूं। फिर अब उसमें से भी ऑप्शन क्या दिया है? अगर तुम्हें वो फिर उन लोगों को दर्द है, मतलब नोटिस भेजा गया है, तो कुछ लोग बोले हमको जाना ही नहीं, हमें अमिताभ का बनना ही नहीं, तो फिर अगर उनको अपोज करना है तो उनको 1 महीने के अंदर ट्रिब्यूनल को बोलना पड़ेगा कि हमें अमिताभ का बनना नहीं है। किसके ऊपर? तो नहीं, उनको देर में चांस दिया ना उसके। डिसेंटिंग शेयर होल्डर कैन मेक एन एप्लीकेशन। किसको एप्लीकेशन करेंगे? ट्रिब्यूनल। कितने दिन के अंदर? काय के 30 दिन? 6 महीने के बाद नहीं चिंती, आपने सेक्शन को गलत समझा। 6 महीने के बाद क्यों? यह है 1/4/2017, जिस दिन अपना ऑफर स्टार्ट हुआ, बराबर है। 4 महीने कब खत्म होंगे? 1/8 ऑफर ओवर। 4 महीने के अंदर कितने लोगों ने हाँ बोल दिया? हाँ बोल दिया। अब फिर 10% लोगों को यहां से लेके 2 महीने क्या हम लोग बोलेंगे? मेरे बन जाओ। मान लो इन्होंने मेरे बन जाओ ऐसा नोटिस दिया होगा 1/9/2017 को, या फिर मान लीजिए
21/9/17 को, समझा? 2 महीने के अंदर दिया। पर अब 21 तारीख को जब नोटिस दिया ना मैंने उनको, तो इस दिन से, अभी तारीख कौन सी है? 21 जब नोटिस दिया, किसने नोटिस दिया कि तुम मेरे बन जाओ? इस दिन के 30 दिन के अंदर अब बोलो क्या? अपील टू किस बारे में? कि हमें इसका नहीं बनना है अमिताभ का, ये क्यों हमें जबरदस्ती कर रहा है? फिर ट्रिब्यूनल के पास में भी 2 रास्ते हैं। ट्रिब्यूनल बोलेगा नहीं, तुम्हारे पास कोई ग्राउंड है क्या, तुम्हें क्यों नहीं बनना? बोले नहीं बनना, पर क्या वजह क्या है? बोले रेट कम दे रहा है। तो ट्रिब्यूनल चेक करेगा मार्केट में रेट क्या चालू है, 400 के, तुम्हें कितना मिला? 425 मिल रहा है ना, प्रॉब्लम क्या है? जबरदस्ती टांग अड़ाते हो, चलो। पर ट्रिब्यूनल को लगता होगा सही कह रहे हैं, तो ट्रिब्यूनल हाँ भी कह सकता है। ट्रिब्यूनल ने हाँ बोला तो अमिताभ एक्वायर कर लेगा, ट्रिब्यूनल ने ना बोला तो नहीं एक्वायर करेंगे। आंसर ओवर, ये सेक्शन भी खत्म हो गया। सब्सिडी बन जाएगी बस। ये फिर ये क्या है? होली ओन्ड बनाने का सपना जो लोग कर नहीं पा रहे, उनके बीच में लोग जो टांग अड़ाते हैं, उन लोग के लिए ये सेक्शन लाया कि तुम्हें प्रॉब्लम क्या है, तुम्हें ऐसी क्या मस्ती जो तुम नहीं बोलते हो। जरा पढ़िए क्या लिखा है, वापस से देखना क्या लिखा है। कितने दिनों के लिए? 4 महीने। अब क्या हुआ बाद में? 90% लोगों ने हां बोल दिया। बोलो, उस 4 महीने खत्म होने के 2 महीने के अंदर अमिताभ बोलेगा मेरी इच्छा है, और अमिताभ ने नहीं इच्छा जताई तो कोई बात ही नहीं। वैसे अमिताभ बोले जानते मुझे कोई 90% भी अगर रेखा मेरी तो चलेगा मुझे, तो फिर सेक्शन ट्रिगर होने की जरूरत ही नहीं है। अगर कितने दिनों में बोला इन्होंने? डिसेंडिंग शेयर होल्डर कैन मेक एन एप्लीकेशन विद इन व्हाट? 30 डेज। कब से? फ्रॉम द नोटिस। नोटिस मतलब कौन सी नोटिस? जिस दिन से अमिताभ ने नोटिस दिया था। नोटिस देंगे, एक्वायर कैसे करेंगे? उसके बाद में क्या होगा? अप्लाई किया, फिर ट्रिब्यूनल अगर इन फेवर है तो ट्रांसफरी इन फेवर ऑफ डिसेंटिंग, तो बोलेगा फिर तुम एक्वायर नहीं कर सकते। और नॉट इन फेवर ऑफ डिसेंटिंग रहा तो मतलब अगेंस्ट डिसेंटिंग रहा तो बोलेगा तुम्हें फिर अमिताभ एक्वायर कर लो, ये लोग टाइम पास कर रहे थे। फिर इनके पैसे कहां आएंगे मालूम है क्या? इनके सबके पैसे कहां आएंगे? अभी अमिताभ को इनको एक्वायर करना अगर है तो अमिताभ क्या करेंगे? उनको पैसे देंगे, इनको नहीं देंगे। रेखा का जो सीईओ या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होगा, अरे 10% लोग है ना ये, तो इनका पैसा 10% लोगों के हाथ में नहीं जाएगा। वो पैसे किसको जाएंगे? रेखा कंपनी के डायरेक्टर को देंगे। फिर वो डायरेक्टर सबको बांटते बैठेंगे 2 महीने के अंदर। अरे यार अमिताभ तो जानता भी नहीं 10% लोग वो कौन से है। नोटिस किसको दी थी? कंपनी को, मुझे उनको एक्वायर कर लेना है। फिर कंपनी ने उनको भी बोला हुआ, डिसेंटिंग को। मतलब कंपनी, अमिताभ जो है कंपनी को भी नोटिस देगा, उन डिसेंट को भी नोटिस देगा कि मैं तुम्हारी एक्वायर करने की इच्छा रखता हूं। पर जब पैसे आएंगे तो पैसे, अमिताभ का यही काम नहीं कि वो सबको जाके पैसे दे। अमिताभ पैसे किसको देगा? कंपनी। फिर कंपनी क्या करेगी? कंपनी फिर बांट देगी उनके पैसे। कंपनी का जो एजेंट होगा, कंपनी के जो डायरेक्टर होगा, उनको पैसे जाएंगे, फिर वो 4 दिनों के अंदर पैसे बांट देंगे उनके। पर इसमें एक बात मैं पूछ रहा हूं, ऑलरेडी अमिताभ का इस कंपनी में 30% शेयर था पहले से ही। 4 महीने के अंदर 90% लोगों ने हाँ बोलना चाहिए। तो 4 महीने के अंदर कौन सा 90%? ऑलरेडी अमिताभ का ये डेट कौन सी थी? 1/4/2017 के दिन जब अमिताभ ने अप्लाई किया था, उसके पहले ही अमिताभ के पास में रेखा के 30% शेयर थे। अब क्या बोला? अगर मान लो ये ऐसा मैं बोलता नहीं तो मैं क्या बोलता? 90% लोगों ने हाँ बोल देना चाहिए 4 महीनों के अंदर। 90% लोग हाँ बोल रहे, इसका मतलब क्या है? सब्सटेंशियल लोग हाँ बोल रहे, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। पर सोचो ना, 4 महीने के अंदर 90% लोगों ने हाँ बोलना चाहिए, पर ऑलरेडी अमिताभ क्या है, इस कंपनी में कितना होल्ड कर रहा है?
अब बताओ 90% कितना? अब क्या और इसके अलावा 60% लोगों ने हाँ बोलना चाहिए? क्या जो बचे 70 है उसका 90%? एंड द आंसर इज रिमेनिंग जो है, जो रिमेनिंग 70 है, 70% के 90% लोगों ने हाँ बोलना चाहिए। ये तो 30 तो उसका ही थे। तो बाकी लोग जो बचे हैं, मतलब बाकी लोग कितने बचे हैं? रिमेनिंग कितने बोलो ना अब? 70% का क्या आएगा? 90%। तो फिर कितना आएगा? 63% लोगों ने अगर मान लीजिए 4 महीने में हाँ बोला तो ही ये सेक्शन ट्रिगर होगा, वरना नहीं होगा। अदर देन दोज शेयर्स विच आर ऑलरेडी हेल्ड। जो ऑलरेडी होल्ड किए उसको नहीं पकड़ने का, समझा क्या? क्यों लॉजिकल गलत है? सही तो है। तुम जबरदस्ती कर रहे हो सामने वालों पे। ऑलरेडी तुम 30% लेके बैठे हो, 60% ले रहे। अगर तुम्हारे हिसाब से 60 आना चाहिए, हमारे हिसाब से 63 आ रहा है। तुम्हारे हिसाब से आंसर क्या आ रहा है? 60। हमारे हिसाब से 63 आ रहा है, और हम 63 से ही बोल रहे हैं। क्योंकि जो बचे हुए हैं उसका उसका मानो ना आप लोग। हाँ तो क्या ट्रिगर क्या हो रहा है कि कितने लोग तुम्हारे फेवर में है, वो है। ये कॉन्सेप्ट मेरा खत्म हो गया। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग एवरीबॉडी। hey guys got it? अच्छा, ये सेक्शन यहां पे लिखा है ऐसे, मैं पढ़ रहा हूं 235 को। Where the scheme or contract involving transfer of shares or any class of shares in a company to another company has within 4 months after making offer in the behalf of transferring company been approved by the holders not less than 9/10 in the value of the shares whose transfer is involved। मतलब 100% में से कितने लोगों ने हाँ बोलना चाहिए? 90% वैल्यू के, नंबर चाहे कितना भी हो, वैल्यू 90% होना चाहिए। अदर देन द शेयर्स ऑलरेडी, क्या लिखा है? क्या लिखा है? क्या लिखा है? अभी बताओ क्या लिखा है? क्या लिखा है? अदर देन शेयर्स ऑलरेडी हेल्ड एट द डेट ऑफ द ऑफर बाय और बाय द नॉमिनी ऑफ द ट्रांसफरी और इट्स सब्सिडरी, और इट्स सब्सिडरी भी लिखा है। मतलब इन्होंने जो पैसे ऑलरेडी इसमें इन्वेस्ट किए हुए हैं उसको कंसिडर नहीं करने का। अदर देन लिखा है, मतलब जो बचे हुए जो है, 30% ऑलरेडी इसका है, तो बचे कितने? 70। तो 70 का 90%। यहां पे ये भी लिखा है, उसके अगर सब्सिडरी नहीं होल्ड किया, मतलब अमिताभ ने भले ही नहीं होल्ड किया, पर अमिताभ के सब्सिडरी नहीं होल्ड किए, तभी भी उसको आपने कंसिडर करना चाहिए। मतलब वो ऐसे ही मानेंगे जैसे वो अमिताभ की है। द ट्रांसफरिंग कंपनी में और मे एट एनी टाइम विद इन द 2 months आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द सेड 4 months। समझा क्या? गिव नोटिस टू द प्रेस्क्राइब मैनर टू एनी डिसेंडिंग शेयर होल्डर दैट इट डिजायर्स। समझा क्या? वो कंपनी को और डिसेंडिंग को क्या क्या बोलेंगे कि आप तुम्हें हम अपना बनाना चाहते हैं, भले तुम्हारी इच्छा नहीं है। कौन से इसमें जाएगी वो नोटिस? CAA 14 में जाएगी। Where the notice of subsection 1 is given, the transferring company shall, unless on an application made by the descending shareholder to the tribunal, क्या लिखा है? Within 1 month from the date of such notice, tribunal thinks fit to the order otherwise be entitled to and bound to acquire। समझा क्या? इसका मतलब क्या होगा? अगर उन्होंने ऑर्डर नहीं की, या सर उन्होंने अपील नहीं की, या फिर अपील भी की होंगी पर ट्रिब्यूनल ने उनका साथ नहीं दिया, तो अमिताभ बच्चन जबरदस्ती उनके सारे शेयर्स को एक्वायर कर लेगा। Where notice has been given by the transferring company under subsection 1 and the tribunal has not on an application made by the dissenting shareholder made an order to the contrary, the transferring company shall on the expiry of 1 month from the date on which the notice has been given, or if an application to the tribunal by the dissenting shareholders is the pending, after that application has been disposed of, send a copy of the notice to the transferor company together with an instrument or transfer to the executed on behalf of the shareholder by any person appointed by the transfer company on its own behalf of the transfer company and pay or transfer of the transfer company the amount or other consideration representing। मतलब समझ गया क्या?
एक्वायर करने के कितने दिनों के अंदर पैसे भेजना चाहिए उसने? अरे लिखा ना, एक्वायर करने के कितने दिनों के अंदर? 1 महीने के अंदर किसके पैसे देना चाहिए उसको? अरे भाई उसके जो वो जो लोग थे जिनको एक्वायर कर लिया जबरदस्ती, तो उनके जो डिसेंडिंग उनके पैसे देना पड़ेगा ना। पैसे किसको जाएंगे पर? कब कब जाएंगे पैसे? एक तो उन्होंने अप्लाई नहीं किया कोर्ट को, और दूसरी बात कोर्ट को अप्लाई कर दिए थे, कोर्ट को अप्लाई कर दिए थे, पर कोर्ट ने फेवर में डिसीजन दिया किसके? ट्रांसफरी कंपनी के, मतलब डिसेंटिंग वालों को फेवर नहीं किया, तो उस केस में इनको पैसे देना पड़ेंगे, फोकट में थोड़ी ना आएंगे शेयर्स। एंड द ट्रांसफर कंपनी शाल देयर अपॉन रजिस्टर द ट्रांसफरी कंपनी। समझा क्या? ट्रांसफरर कंपनी जो है ना, मतलब रेखा कंपनी में अब किसका नाम आ जाएगा? नहीं नहीं, वो सारे शेयर होल्डर का नाम हट जाएगा। अब शेयर होल्डर कौन बन जाएगा? पूरा अमिताभ अकेला इकलौता शेयर होल्डर बनेगा, एक ही शेयर होल्डर, आदमी एक, 100% उसके नाम पे। अरे तो वो तो मेरे ही हो गया ना, आई परचेज थे, मैंने उनको भी तो पैसा दे चुका था मैं पहले। अरे 90% लोगों का तो पहले ही पैसा दे चुका हूं मैं। विद इन 1 month ऑफ द डेट ऑफ सच रजिस्ट्रेशन इन्फॉर्म द डिसेंडिंग शेयर होल्डर। समझा क्या? पहले कितनी धतिंगे देगा क्या? पहले अमिताभ का नाम आ गया, नाम आने के बाद में 1 महीने बाद ट्रांसफर कंपनी ये बोला कि तुम्हारा नाम हट चुका है, और तुम्हारे बदले में नाम किसका आ चुका है? अमिताभ का नाम आ चुका है। एनी सम रिसीव्ड बाय द ट्रांसफर कंपनी अंडर दिस सेक्शन शैल बी पेड इनटू द सेपरेट बैंक अकाउंट। बताओ कौन? अमिताभ पैसे किसको देंगे? अभी रेखा कंपनी को देगा, तो रेखा कंपनी ने पैसे कहां रखना चाहिए? सेपरेट बैंक अकाउंट में, बिकॉज ये पैसा किसका है एक्चुअल में? वो डिसेंडिंग लोगों का पैसा है। एनी सच सम एनी अदर कंसिडरेशन सो रिसीव्ड शैल बी हेल्ड बाय दैट कंपनी इन ट्रस्ट फॉर द सेवरल पर्सन एंटाइटल टू द शेयर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द सेड सम और द अदरवाइज अदर कंसिडरेशन वर रिस्पेक्टिवली रिसीव्ड शैल बी डिस्बर्स्ड टू द एंटाइटल। समझेगा? विद इन कितने दिन? मतलब एक बार बैंक में डाल दिया अपने पैसे, आने के 60 दिनों के अंदर उनके सबके पैसे दे दो। तो बताओ कब 30 दिन और क्या 60 दिन बोल रहे हैं? जैसे ही, सुनो ना, जैसे वो आएगा, क्या बोलते हैं, ट्रिब्यूनल, जैसे अमिताभ का नाम आ जाएगा रजिस्ट्रेशन पे, तो रजिस्टर पे जब नाम आना है तो 30 दिन के अंदर उनको किसको इन्फॉर्म करना चाहिए? और जिस दिन रजिस्ट्रेशन हुआ तो ये फंड भी ट्रांसफर कर देगा 30 दिनों में, और जब 30 दिन में पैसे आएंगे इनके पास तो उन्होंने बैंक अकाउंट में डालना चाहिए, और 60 दिनों के अंदर सबके पैसे उनको दे देना चाहिए। 60 दिन किससे चालू होंगे? मिलेगा सब तब से 60। समझा क्या? नहीं, जैसे पैसे आएंगे तो बैंक में मंगवाने के, मतलब सेपरेट बैंक, एनईएफटी उसकी सेपरेट बैंक अकाउंट में मंगाने की, वैसे डिस्बर्स करने की। इन हाँ, तो होली वंड क्या है, किसको बोलेंगे फिर? होली वंड मतलब मैं अभी रेखा का एक ही शेयर होल्डर। In relation to an offer made by the transferring company to the shareholder of transfer company before the commencement of this act, the section shall have effect with the following modification, namely, पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक बार आप खुद पढ़ो क्या लिखा है, फिर मुझे बात बताओ। In relation to an offer made by transfer company to the shareholder of a transfer company before the commencement of this act। अरे यार, इस एक्ट के पहले अगर ऐसे सबको अगर क्या किया होगा, ऑफर दी होगी, वो सेक्शन नंबर जो इस एक्ट के पहले भी तो ऐसा होता होगा, वो सेक्शन नंबर तो 395, इसके पुराने वाले सेक्शन का नाम है 395। तो किसने 395 में अगर ऑफर दिया होगा तो छोड़ो ना, ऐसा नहीं आता एग्जामिनेशन में, तो फिर उसके लिए क्या करना पड़ेगा वो भी लिखा हुआ है। अरे हम तो ऐसा बोल रहे हैं, अगर नए एक्ट में कुछ, ये कब की बात कर रहा है, ऑफर कब दिया था? 1956 के 395 सेक्शन में जिसने ऑफर दिया था, क्या करने का उससे? आगे बढ़। ऑसम है। 235 236 का डिफरेंस में जो मजा है ना, उसकी बात ही कुछ अलग है। इतना मजा शायद से आपको कभी नहीं आया होगा जिंदगी में। पर जाने दो, मैं वो नहीं पढ़ाऊंगा, मैं 237 पढ़ाऊंगा। जरा स्क्रीन पे ध्यान से देखिए।
क्या लिखा है जरा ध्यान से देखिए, 237 की बात कर रहा हूं मैं। पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रोवाइड फॉर अमलगमेशन ऑफ द कंपनी इन द पब्लिक इंटरेस्ट। व्हाट डज इट मीन? मैं आपको बोलता हूं, सुनो ध्यान से। देखो यहां पर कंपनी और दीपिका नाम की कंपनी है, दोनों का अलग रहना समाज के लिए हित में नहीं है। पब्लिक इंटरेस्ट ये कहता है कि इनका साथ में आना जरूरी है। मतलब सपोज एग्जांपल, एक कार बनाने वाली कंपनी और एक टायर बनाने वाली कंपनी, दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। ये दोनों साथ में तो इनका बिजनेस बहुत ग्रो कर सकता है, पब्लिक दोनों के शेयर होल्डर का बहुत फायदा हो सकता है। तो गवर्नमेंट क्या चाहती है, क्या चाहती है? एक काम करो, व्हाई डू यू रन योर बिजनेस इंडिविजुअली, फोर्सफुली अमलगमेशन है। समझा नहीं क्या? ये 232 का अमलगमेशन, 232 में उनको खुद की मस्ती थी, वो अमलगमेशन करवाने गए थे। ये अमलगमेशन उनका खुद का नहीं है। सीजी बोल रहा है तुम अकेले में काम मत करो, हम चाह रहे हैं कि पब्लिक इंटरेस्ट ये कहता है व्हाई डोंट यू कम टुगेदर। आपको समझा मैं क्या बोल रहा हूं? कभी कभी ऐसा होता है ना कि एक कंपनी अगर अकेले में काम कर रही है, वो कंपनी अकेले में काम कर रही है। एक मान लो कि पेप्सी बॉटल बनाती है, पेप्सी वो बनाती है, पेप्सी बनाती है और बॉटल बनाने वाली कोई और कंपनी है। तुम वो बार बार वो बॉटल वाला स्ट्राइक पे जाता है, पेप्सी बोलता है कि काम है मेरा टाइम पे सप्लाई नहीं होगा। एक काम करो ना, तुम्हारे दोनों के स्टेक होल्डर का ये बोलना है कि उनके भलाई के लिए, हमें ऐसा लगता है तुम जितना साथ में रह के बिजनेस करोगे ना, उतना अकेले में नहीं कर पाओगे। तो ऐसा कोई भी कारण हो सकता है जिससे गवर्नमेंट को लगता है उन्होंने साथ में आना चाहिए। एंड कंपनी का नाम दे देकर रणदीप इज इन द पब्लिक इंटरेस्ट। समझा? अब पर इसमें क्या होता है, जरूरी नहीं है कि इनका हर आदमी खुश हो। देयर कुड बी, कैसा है अमल के वजह तो जबरदस्ती करा दिया ना। हो सकता है दीपिका के कुछ शेयर होल्डर बोलेंगे हमारी कोई इच्छा नहीं है। अभी ऐसा हो ना, जबरदस्ती शादी करा दे रहे अब ऐसे लड़के के साथ में, बोले नहीं ये लड़का अच्छा है, वो लड़की से पूछ तो लो कि नहीं बोले शादी इससे ही करना पड़ेगी। तो अगर लड़की को बोलने का मौका तो होना चाहिए कि पापा मुझे ये लड़का पसंद नहीं है, हौला है। ये दो लोग शादी कर रहे हैं, इनकी शादी हो रही नहीं वॉलंटरी, इनकी शादी करा दिए, कर लो बस। तो ये सिर्फ आदेश दिया है, आदेश दिया, आदेश। पर ये क्या लिख रहा है यहां पे कि तुम एक काम करो, साथ में आके पब्लिक इंटरेस्ट में तुम्हारा साथ में आना। देखो कितनी खुश हो गई है इसकी आंखों में, देखो। अब बताओ, इसके मान लीजिए इसके ऊपर बहुत सारी लीगल केसेस थी। कौन सी कंपनी है? दीपिका। तो इनकी लीगल केसेस अब किसकी हो जाएगी? इसकी, रणदीप की। इसके क्रेडिटर्स थे, बैंक का 400 करोड़ का लोन था, अब इसका हो जाएगा। इसकी उधारी अब इनकी उधारी। वैसे ही होता है, इसकी प्रॉपर्टी अब इसकी प्रॉपर्टी, दोनों की प्रॉपर्टी। इनके दर्द, इनके दोनों के दर्द, इनके डेट्स, दोनों के दर्द, इनके लीगल कॉन्सिक्वेंसेस, दोनों के। लीगल प्रोसीडिंग विल बिकम द लीगल प्रोसीडिंग ऑफ व्हाट? ट्रांसफरिंग कंपनी। समझ गए? क्रेडिटर विल गेट द सेम राइट्स। अगर ये दीपिका ने 200 करोड़ रुपए सचिन तेंदुलकर से लिए होंगे, तो 200 करोड़ सचिन को लेने का अधिकार अब रणदीप से भी है। इन केस इज गेटिंग लेसर फ्रॉम द ट्रांसफरिंग कंपनी, क्रेडिटर कैन गेट व्हाट? समझा नहीं? किसको कॉम्पनसेशन मिलेगा? 400 करोड़ थे, इनको 200 करोड़ की प्रॉपर्टी मिल गई इसमें से, बाकी पैसे कौन देगा? अरे मतलब जितना पैसा दीपिका ने सचिन से लिया 200 करोड़, तो 200 करोड़ अब ये तो बंद हो गई, दीपिका तो रही नहीं, तो 200 करोड़ का एक एक रुपया दोनों से लेंगे, एक रुपया भी कम नहीं मिलेगा। पर ये शेयर होल्डर, ध्यान से देखिए कौन है शेयर होल्डर। ये देखो इसके कितने आंखों में देखो आंसू के, देखो ये कौन है? ये सिद्धार्थ माल्या है। और ये कौन है? रणवीर कपूर। रणबीर कपूर। ये दोनों भी दीपिका के एक्स बॉयफ्रेंड है, दोनों भी रो रहे हैं। अभी क्यों रो रहे हैं आप सभी जानते हो। ये डिससेटिस्फाइड है इस जजमेंट से कि इनकी, मैं भी, मेरा भी फोटो लगा दो यहां। मैं सबसे बड़ा डिससेटिस्फाइड आदमी हूं। इसकी जब भी मैं रणवीर को बिल्कुल पसंद नहीं करता। क्यों? यहां पे इनका एज का काम नहीं, यहां पे मेरा काम है। पर कोई बात नहीं। तो ये जो है विद इन 30 डेज कहां जाएंगे? ट्रिब्यूनल की बात जाएगी। रोते रोते गए, ट्रिब्यूनल क्या करेगा? ऑर्डर देगा। पर यहां पे लिखा नो ऑर्डर शैल बी पास्ड अनलेस कॉपी ऑफ द प्रपोज ऑर्डर सेंड टू ऑल। मतलब ये ऑर्डर जब तक फाइनल नहीं होगा, कब तक बोलो ना, जब तक ये जो स्कीम है
उसकी कॉपी हर किसी आदमी को दी जो कनेक्टेड है, मतलब हर कोई, दोनों का हर कोई मेंबर, हर कोई बैंकर, हर कोई क्रेडिटर, सबको पता होना चाहिए नहीं हो रहा है बिफोर द एक्सपायरी ऑफ अपील। मतलब क्या? अरे इन्होंने शेयर होल्डर ने अपील करे ना, किसको अपील करे? तो ट्रिब्यूनल, मतलब जब तक वो ट्रिब्यूनल का खुलासा नहीं आएगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट इनका क्या नहीं करेगा? अमलगमेशन नहीं करेगा। अरे इसने अपील किया ना, अपील मान लो 2 साल तक चला, 2 साल तक खुला, तो 2 साल तक अमलगमेशन हो ही नहीं सकता, तो स्टे आ जाएगा 2 साल तक। सजेशन ऑफ द क्रेडिटर, अब देखो सही लिखा है, तो जो क्रेडिटर है, जो दोनों के डेटर्स है, उनके सजेशन मायने करते हैं ना। अरे गवर्नमेंट ने बोल दिया तुम अमलगमेंट हो जाते, तो क्रेडिटर को तो पूछो, क्रेडिटर बोलेगा हमसे भी तो पूछो, हमारा क्या है, तुमने तो बोल दिया, जब हमने इनको पैसे दिए थे तो हमने दीपिका को दिए थे, अब तुम बोल रहे दीपिका इसके अंदर अमलगमेंट हो गई। तो जब भी गवर्नमेंट ऐसा फैसला लेगा तो गवर्नमेंट विल टेक व्हाट, विल टेक द ओपिनियन ऑफ शेयर होल्डर एंड क्रेडिटर्स इनटू द कंसिडरेशन। जब तक ये तीनों चीजें नहीं होंगी तो गवर्नमेंट क्या चेक करेगा? सबको नोटिस दी थी क्या नहीं, अपील वाला काम पीरियड खत्म, अपील वाला सब मैटर खत्म हुआ कि नहीं, और शेयर होल्डर का और क्रेडिटर्स का ओपिनियन कंसिडर करने के बाद ही सेंट्रल गवर्नमेंट ही ऑर्डर करेगा, बिकॉज ये पावर सेंट्रल गवर्नमेंट की है। ये ट्रिब्यूनल अप्रूवल नहीं कर रहा, ट्रिब्यूनल तो इस पिक्चर में है भी नहीं, ट्रिब्यूनल आएगा भी नहीं अगर कोई डिससेटिस्फाइड नहीं होगा, ये तो डायरेक्ट फाइनल हो जाएगा। मान लो कोई डिससेटिस्फाइड नहीं तो क्या होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट फाइनल कर देगा इसको, इतना चेक करेगा कि क्रेडिटर्स क्या बोल रहे हैं, इतना चेक करेगा शेयर होल्डर क्या बोल रहे हैं, और कॉपी सबको भेजी थी। दैट्स ऑल ओवर। 237 भी खत्म हुआ। वापस से बोलना क्या हुआ 237 में? अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसा लग रहा है कि 2 कंपनियों का आपस में जुड़ना बहुत जरूरी पब्लिक इंटरेस्ट में, तो वो फरमान निकाल देंगे तुम जुड़ जाओ। पर उस केस में जो इनके ट्रांसफर्ड कंपनी होगी उनके लीगल प्रोसीडिंग इनके हो जाएंगे, उनके क्रेडिटर इनके हो जाएंगे। पर कोई डिससैटिस्फाइड है तो 30 दिनों के अंदर ट्रिब्यूनल में जा सकता है, और ट्रिब्यूनल का जब तक ऑर्डर आता नहीं तब तक गवर्नमेंट इसको फाइनल करेगा नहीं। गवर्नमेंट ये भी इंश्योर करेगा कि इसको ऑफिस सबको गई थी, मतलब स्कीम सबको मालूम है। और तीसरी बात, इनके सजेशंस भी लेंगे। इसी के साथ में 237 खत्म हो गए। इट वॉज 237, बट आई डिड नॉट टीच यू व्हाट इज 236। 236 मैंने अब तक पढ़ाया नहीं आपको, 236 में अभी नहीं पढ़ा क्योंकि उसके अंदर बहुत दर्द है। मैं आपको 238 पे लेके रहा हूं। इसके बाद की जो सेक्शंस है आप ही देख लो, सो स्मॉल। 238, 39, 40 दोनों तीनों बहुत इजी है, आई मीन दे आर नॉट वेरी डिफिकल्ट। क्या लिखा है? रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑफर ऑफ स्कीम इन्वॉल्विंग ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। टेल मी व्हाट इज 235? अभी तो पढ़ा वो डिसेंडिंग वाले, अमिताभ वाला, 4 महीने तक खुला रखेंगे, उनको पैसे वापस दे देना चाहिए। वो 2 महीने के अंदर उनको बोलेगा अमिताभ कि तुम मेरे बन जाओ, फिर जिस दिन नोटिस देगा उसके 30 दिनों के अंदर क्या होगा, वो लोग ऑब्जेक्शन ले सकते हैं, और उन्होंने ऑब्जेक्शन नहीं लिया तो अमिताभ उसको एक्वायर कर लेगा। अब बताओ, ऑफर अंडर सेक्शन 235 है, प्लस अकंपनीड विद CA 15 सर्कुलर डिस्क्लोजिंग स्टेप्स इट हैज टेकन टू एंश्योर दैट नेसेसरी कैश। मैं आपको समझाता हूं इसका बैकग्राउंड क्या है, सुनो ना। आप समझे नहीं, ये सेक्शन पहले भी था वैसे। सुनो सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, ये वाला सेक्शन नहीं था, वो जो था ना अमिताभ ने रेखा को एक्वायर किया, उस सेक्शन में क्या लिखा था? सिर्फ अमिताभ रेखा को एक्वायर कर लेगा, मतलब 4 महीने के अंदर अगर उन्होंने नहीं बोला एंड ऑल दैट। तो उस सेक्शन में ध्यान से सुनना, बहुत अच्छे पॉइंट है यहां पे। वो एक्वायर करने की बात हुई थी सिर्फ, कि तुम एक्वायर कर सकते हो। पर तब क्या था, ट्रिब्यूनल को यह पावर नहीं दिया था कि ट्रिब्यूनल ने यह भी चेक कर लेना चाहिए कि सचमुच 10% लोगों का पैसा देने वाला अभी है क्या नहीं। क्या बोल रहा था कि उनका बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा था, कितना, मतलब 90% लोगों को ले लिया, और वो 10% डिसेंडिंग लोग थे। तो 10% लोगों को पैसा कितने दिन में मिलना चाहिए, क्या मिलना चाहिए, ट्रिब्यूनल ने इसके बारे में बगैर सोचे क्या बोल दिया कि तुम 10% को भी एक्वायर कर लो। अब की बार क्या बोल रहा है कि तुमने 4 महीने के अंदर 90% लोगों ने हां बोल दिया, 2 महीने के अंदर क्या करो, नोटिस दे दो, और उन्होंने कुछ नहीं बोला तो तुम बाकी लोगों का शेयर एक्वायर कर लो और उसके पैसे दे दो। इतना बोला, उनके पैसे दे दो। अब क्या बोला है, पैसे देंगे, पर ट्रिब्यूनल हां बोलने से पहले ये सब कुछ चेक करके लेगा, ये जो लिखा है।
डिस्क्लोजिंग द स्टेप्स इट हैज टेकन टू एंश्योर दैट नेसेसरी कैश विल बी अवेलेबल, ऑल्सो सबमिट टू व्हाट आरओसी, एक्सेप्ट करेगा तो ठीक, रिफ्यूज करे तो कम्युनिकेट इन व्हाट 30 days टू पार्टी। मतलब क्या चेक करके लेगा भैया आरओसी, क्या चेक करके लेगा कि ये जो इंसान है अमिताभ, क्या उसके पास में उतना फंड्स है भी या नहीं कि वो इन गरीबों का पैसा देते आएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड ये क्या हुआ 235 को 235 के साथ में ही यू हैव टू रीड 238, मतलब 238 शैल बी रेड अलॉन्ग विद 235। नहीं समझा था, एक बार बोलता हूं, 238 को आपको रीड करना पड़ेगा 235 के साथ में। 235 में क्या बोला था, ये रहा 235 के सामने। क्या बोला था इसमें कि तुम्हें 10% लोगों को एक्वायर कर लो जबरदस्ती, पर उनके पैसे का क्या, उसके पैसे उन 10% लोगों को मिले या नहीं मिले ये जरूरी है क्या नहीं, इसलिए उनको 10% को पैसा टाइम पे मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि इन्होंने बात, अब अमिताभ गुस्से में है, तुम लोग ने बहुत मुझे अड़ाया था ना, रुको अब एक काम करो, तुम्हारे पैसे देता नहीं हूं। इसीलिए क्या करता है, अभी क्या बोला है कि ऐसा नहीं चलेगा। 238 में तुमको ये बोला कि पहले इंश्योर करेंगे हम लोग कि तुम्हारे पास में उन गरीबों का पैसा देने के लिए पैसा है भी कि नहीं, और अगर हां होगा तो ही हम तुमको जबरदस्ती उनको एक्वायर करने देंगे। इधर देखो, ये पढ़ लो, आपको ये डेटा मेरे पास है, ध्यान से पढ़ना, ये आपके बुक में नहीं है, ये मेरा खुद का एनालिसिस है, ध्यान से पढ़ना क्या लिखा है। पैराग्राफ 32, 37 जो भी लिखा है, have dealt with the need for the checking the malpractices in relation to takeover, इसमें malpractice हो रही थी, and acquisition of shares of the dissenting shareholder under the scheme or a contract approved by the majority with a view to prevent such malpractices। समझा क्या malpractice हो रही थी, ये लोग एक्वायर तो कर ले रहे थे जबरदस्ती, अरे क्या था, पहले इनको अपना नाम ट्रांसफर करना था और 30 दिनों के बाद में पैसे भेजना थे, नहीं पैसे तो शेड्यूल बैंक में डालेंगे 30 दिनों के अंदर, बाद में कंपनी देंगी सब लोगों को 60 दिन में। पर क्या कर रही थी कंपनी, तो अपना नाम पे अमिताभ के नाम पे शेयर तो हो जा रहे थे, पर अमिताभ इनको पैसे नहीं दे रहा था, बैंक अकाउंट में जमा ही नहीं कर रहा था। तो ये मैल प्रैक्टिस को अवॉइड करने के लिए सेक्शन को लाया गया, लिखा है इट इज नेसेसरी टू टेक विथ अ व्यू टू प्रिवेंट सच मैल प्रैक्टिसेस measures necessary take it is considered necessary to take effective measures on the lines suggested in the said report to ensure that adequate information is disclosed in what take or offer। समझा क्या, जब तुम 10% को एक्वायर कर रहे हो तो तुम्हारा पूरा डिस्क्लोजर होना चाहिए कि तुमने 10% लोगों का पैसा कैसे दोगे टू द शेयर होल्डर, सो दैट दे कुड बी अलाउड टू जज फॉर देमसेल्फ वेदर और नॉट एक्सेप्ट द ऑफर फॉर दिस। समझा क्या, क्योंकि वो डिसेंडिंग करना क्या नहीं करना, नहीं समझा क्या, क्योंकि उनको अभी भी राइट है ना डिसेंडिंग, तो अरे जो डिसेंडिंग नहीं समझा आपको, 10% लोगों को मैंने 4 महीने के बाद में एक नोटिस दिया, तो अभी भी क्या बोल सकते, ठीक है हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं, लाओ पैसे लाओ, पर वो क्या बोल रहे हैं, हमारे पास में बोला लिख के दे दो कि हम 10% भी उनके हो जाएंगे, पर हमारा पैसा कितने दिन में मिलेगा। और अगर आपने वो बातें क्लियर नहीं लिखी तो हम लोग क्या करेंगे, जिस दिन नोटिस आएंगी उसके 30 दिनों के अंदर वापस से क्या करेंगे, ट्रिब्यूनल के पास जाके बोलेंगे कि हमें यहां पे, फिर ट्रिब्यूनल बोलेगा क्या बोले तुम लोग क्यों नहीं बोला, बोले हमारे पास अगर हम लोग जाएंगे भी तभी भी हमको पैसा मिलने वाला नहीं, बिकॉज टेक ओवर के नोटिस में पैसे का जिक्र ही नहीं किया। अब बोला तुम्हें झक मार के कंपलसरी तुम्हें टेक ओवर के नोटिस में लिखना है कि तुम पैसे कितने दिन में दोगे इनके, ये सेक्शन है। इट इज प्रपोज टू अमेंड सेक्शन 395 टू प्रोवाइड दैट एनी सच ऑफर और एनी सर्कुलर एक्सेट्रा containing such offer shall be accompanied by such information as may be prescribed by the, समझा क्या, shall contain a statement disclosing the steps taken by or on behalf of company making the offer, disclosing the steps it has taken to ensure that necessary cash will be available for the payment of consideration for the shares to be acquired। Understood? किसकी प्रैक्टिस को अवॉइड करने के लिए, मतलब कौन गलत काम कर सकता है यहां पे, मतलब अमिताभ, उसके मैल प्रैक्टिस को रोकने के लिए सेक्शन को लाया। इसलिए बोलता है कि ये जो सेक्शन है ना, क्या नाम है उसका, 395 को अमेंड करना जरूरी था, पर उन्होंने 395 को अमेंड नहीं करा, अब वो एक्ट ही चेंज हो गया। अब 395 के बदले में अब एक नया सेक्शन आया जिसका नाम है क्या, 235, एंड विच शैल बी रेड विथ व्हाट 238। आई होप यू अंडरस्टूड दिस, ये लिखा है। तो आपको एक काम करना है, इतना लिखना है, बस लिखो, इतना लिख दो,
इसे समझ गया, लिखने की जरूरत है क्या? मतलब आपको समझा क्या है? देखो, दिस स्टेप इज टेकन टू अवॉइड द मैल प्रैक्टिसेस ऑफ एक्वायरर. दिस स्टेप इज टेकन टू अवॉइड मैल प्रैक्टिसेस ऑफ एक्वायरर. टू अवॉइड मैल प्रैक्टिसेस ऑफ किसकी? एक्वायरर कंपनी. चलो बताओ, अभी तक क्या क्या सेक्शन पढ़ा हमने? 230 क्या है? 230 नंबर वन क्या है? नंबर वन बोलो. ये तो सिर्फ नॉर्मल बात है. ये तो क्या प्रॉपर्टी की ट्रांसफर है, ऐसे ही है. 31 में क्या लिखा है? जो किया है उसको सुपरवाइज करेंगे. 32 में अरेंजमेंट जहां पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है, अमलगमेशन. 33 सर्टेन कंपनी जो पूरा होली ओन्ड को एक्वायर कर रहा है या फिर छोटे कंपनीज को. 234 फॉरेन कंपनी को एक्वायर कर रहे होंगे या फिर वो हमें एक्वायर कर रहे होंगे, उस केस में आरबीआई का गाइडलाइंस लगेगा. 235 90% लोगों ने हाँ बोल दिया, 10% नहीं बोल दिया. अमिताभ राखी को रेखा को जबरदस्ती एक्वायर कर सकता है. 236 मैंने आपको पढ़ाया नहीं. 237 मैंने आपको कहा रणबीर और दीपिका दोनों का साथ में आना जरूरी है, तो अमलगमेशन हो सकता है गवर्नमेंट के बोलने पर. जो डिसेंटिंग में जा सकते हैं अप्लाई कर सकते हैं, पर ये काम हो सकता है. तो जितने भी रणबीर के और इनके खुद के क्या होंगे, तो वो इनके बन जाएंगे. अब कौन सा सेक्शन है? 238. 35 के साथ में आपको 38 पढ़ना पड़ेगा, जिसमें ये लिखा है कि 35 वाले लोगों के पैसे देने की जिम्मेदारी किसकी है? एक्वायर. तो एक्वायर ने पूरा डिस्क्लोजर देना चाहिए एक्वायर करते समय कि हम इनके पैसे कैसे कैसे लौटाएंगे. पूरा डिटेल डिस्क्लोजर देना चाहिए. ओके. अभी ओनली 3 सेक्शंस आर लेफ्ट. 39 और 40 तो बहुत छोटे से है. 36 है, तो इट वोंट टेक मोर देन 30 minutes tomorrow. Then tomorrow this chapter will be over. Okay guys, thank you very much. I'll see you tomorrow. Take care. Bye bye.